नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इस वक्त का न्यूज 24 का खास बुलेटिन जो इलेक्शन को लेकर के हमने आपके लिए सजाया है। और इस चुनाव परिणाम के आखिर नतीजे क्या हैं ये कोई आपको नहीं बता रहा है, सब आपको परिणाम बता रहे हैं और सारी के साथ ही वो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं जो स्थिति और तस्वीर बहुत हद तक साफ है। पर अब इसके असर क्या होंगे हमारे पॉलिटिकल पूरे एनवायरनमेंट पर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या इसका इंपैक्ट देखा जाएगा और पूरे देश में ये जो परिणाम हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं, इसी के लिए आज हम ये स्पेशल डिबेट लेकर आए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ इस वक्त अनामिका सिंह जुड़ रही हैं जो कि वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता हैं बीजेपी के। उनका मैं स्वागत कर लेता हूं। अनामिका जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अनामिका जी बहुत बधाई आपको। पश्चिम बंगाल का वो सपना जो इतने सालों से बीजेपी देख रही थी, आखिरकार उसे आपने पूरा कर लिया है। असम में अपनी सीट बचा ली है, पुडुचेरी में आप लोग बने रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, प्रगति वाजपेयी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता। उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो अनामिका जी, इस जीत को सबसे पहले तो आप किस तरह से ले रहे हैं और इसका संदेश कैसे देखते हैं, बताइए। देखिए, ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने जमीनी स्तर पे जाके घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही, जो कार्य रहे, जो भारतीय जनता पार्टी जिन जमीनी मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरी थी उनको घर घर तक पहुंचाया। और ये जीत उस आम जनमानस की है जो भय के माहौल से बाहर निकल के, जो उनमें एक असुरक्षा की भावना थी उससे बाहर निकल के और विकास की राह पे चलना चाहता था। तो ये जीत एक जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और इस बड़ी जीत के लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ठीक है, प्रगति आपके पास आता हूं। प्रगति, देखिए बहुत बड़ी ये लड़ाई थी। ये दरअसल 5 राज्य की चुनाव नहीं थे, ये पूरे देश में ये देखने का एक जरिया बने हैं कि आखिरकार हवा किस तरफ चल रही है। क्या कहेंगे इन नतीजों के बाद? क्या कोई चूक हुई है या आपको लगता है आप सब जीते हुए हैं, ईवीएम और बीजेपी ने मिलकर हराया आपको? ये जो चुनाव था, सारा चुनाव था, ये कुछ सीख लेने का भी चुनाव है। एक बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते जो हार की जिम्मेदारी है उसे स्वीकार करेंगे। पर यदि मैं आपसे बात करूं तो आज जो चुनाव हुआ, जो चुनाव का आज रिजल्ट आया, उसमें लगभग 375 सीटें यदि आप देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, जबकि 200 से ज्यादा सीटें जो थी कांग्रेस के पक्ष में थी। देखिए, लगातार हमारे जो नेता हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चुनाव एक पक्ष का नहीं था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि एसआईआर में जब एसआईआर शुरू हुआ तो हमारे नेता लगातार इस पर आवाज उठा रहे थे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वो दरअसल क्या है। एसआईआर के नाम पर क्यों ये, जैसे बिहार में 65 लाख वोट काटे थे, 12 लाख से ज्यादा वोटर की जो आशंका है वो हमें छत्तीसगढ़ में भी कटने की है। मतलब संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकारों की हत्या कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आयोग था, जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर काम किया, देखिए बहुत सारे फैक्ट्स ये बताते हैं कि 90 लाख से ज्यादा नाम काटे गए पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान, जिसमें 27 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए, वेरिफिकेशन किए फॉर्म भरने के बाद, और उनके भी नाम काटे गए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये क्या, मतलब एक सोच का विषय है कि क्यों ये नाम काटे गए। तो अभिलाष जी, वही है कि ज्ञानेश कुमार जी, जो चुनाव आयोग है वो पूरा फासिस्ट डिक्टेटरशिप जैसे काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और अभी भी यदि आप बंगाल चुनाव की बात करें तो बहुत 90% जो मैं बंगाल के 1-2 टीएमसी के नेताओं की स्पीच सुन रही थी, तो अभी 1.5 लाख वोटरों की लगभग हर विधानसभा में गिनती जो है वो बची हुई है। तो ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक रुझान है। ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना ली है, ये अभी ऐसा बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ गया है। ये रुझान माना जाए तो यही ठीक है। जी अभिलाष जी, चलिए मैं वापस आ जाता हूं अनामिका जी आपके पास। अनामिका जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो बार बार कहा जा रहा था इतने वोटर के नाम काट दिए, हमारे इतने जेन्युइन वोटर काट दिए, वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ गया 12%। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो 11.88% वोटर के नाम पश्चिम बंगाल से कटे और करीब 10 से 11% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने जिन नामों को काटा था वो वोट करने वाले लोग थे ही नहीं जेन्युइन तौर पर, अगर इसको इस तरह से जोड़ा जाए तो। लेकिन फिर भी आरोप आप पर लग रहे हैं। हालांकि यह अलग बात है कि केरल में कांग्रेस जो है वो वहां पर संगठन के साथ, अपने सहयोगियों के साथ सत्ता बनने में आती दिख रही है।
क्योंकि वहां एसआईआर नहीं हुआ, इसकी वजह से ऐसा है क्या? अभिलाष जी, जब अंगूर ना मिले तो खट्टे ही लगते हैं, तो यही अभी इस समय कांग्रेस के साथ भी हो रहा है कि क्योंकि हमको यहाँ पे बिल्कुल हम शून्य पे हैं, और जो ममता दीदी हैं उनका भी जैसा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने किया था कि 4 मई और ममता दीदी गई, तो आज उनकी ये बात सत्य होती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा अंगूर ज्यादा ही खट्टे लग रहे हैं मुझे। इसीलिए आज एसआईआर, चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, सारे आयोग याद आ रहे हैं, और उन राज्यों में जहां पे परिणाम हमारे फेवर में जा रहे हैं वहां पे एसआईआर से भी दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग से भी दिक्कत नहीं है, किसी भी आयोग से दिक्कत नहीं है। तो ईवीएम मशीन इनके सुविधा के हिसाब से, इनके कन्वीनियंस के हिसाब से कभी अच्छी तरीके से काम करती है तो कभी खराब तरीके से काम करती है। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत रही कि हम हार गए तो उसमें आत्ममंथन करने की जगह अब हम किसको दोष दें कि किसने हमको हराया। 55 साल 60 साल इन्होंने इस देश में राज्य किया, बिल्कुल अपना राजपाट चलाया, तो उस राजपाट के दौरान क्या इन्होंने कभी एसआईआर नहीं कराया? क्या उस समय जनगणनाएं नहीं हुई? क्या उस समय वोटरों के नाम जुड़े या काटे नहीं गए? आज वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष तौर से हो रहा है, तो इनको दिक्कत है। जो घुसपैठिए यहाँ घुसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है बाहर, तो उससे उनको दिक्कत है। ममता बनर्जी जी आज जो हार रही है, उनकी हार की सबसे बड़ी मुख्य वजह यह है कि जो घुसपैठिए उनके लिए हमेशा से वोट करते आए हैं, आज वो उनके लिए वोट नहीं कर पा रहे हैं, और जो वहां की जनता है उसने उनके भय को, उनके गुंडागिरी को नकारते हुए बिल्कुल निर्भय होकर आज वो जनता सड़क पे उतरी हुई है और उसने अपने जनमत का उपयोग किया है। तो ये चीज इनसे एक्सेप्ट नहीं हो रही है। अब मैं आ जाता हूं वापस प्रगति जी आपके पास। प्रगति जी, अब मैं एक बहुत लार्जर सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल बहुत जायज इसलिए भी है क्योंकि आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में जब कहा गया, तो जैसे आप ईवीएम को और चुनाव आयोग को मुद्दा बना रहे थे, वहां पर वो हिंदुओं का अपमान, हिंदुत्व के अपमान को मुद्दा बना रहे थे। जीत उनकी हुई है, आप कह सकती हैं कि वो गलत तरीके से जीत हुई है। असम में घुसपैठिए बनाम स्थानीय और हिंदुत्व बनाम बांग्लादेशी, ये मुद्दा था, जीत उनकी हुई है। आप कह सकती हैं वहां भी सबोटेज हुआ है आपके चुनावी प्रक्रिया को। अब मैं आ जाता हूं केरल पर। स्टालिन की छवि बहुत अच्छी थी और कहा यह जा रहा था कि उनके काम को लेकर के किसी को कोई शिकायत वहां ज्यादा थी नहीं, लेकिन एक डेंट उनके ऊपर बहुत बड़ा लगा था, वो था सनातन का अपमान। तो क्या पश्चिम बंगाल, केरल और असम के चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि देश अब हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मैं पश्चिम बंगाल की तरफ आपको सबसे पहले लेकर चलूंगी कि आप यदि देखें तो टीएमसी से भरतपुर सीट के एक मुर्शिदाबाद क्षेत्र में हुमायूं कबीर थे। हुमायूं कबीर जी एक विवादास्पद मुस्लिम राजनेता थे। 2026 के पश्चिम बंगाल के जो चुनाव थे उसमें बहुत चुनावों के दौरान वो चर्चा में बने हुए थे। दिसंबर 2025 में उन्होंने बाबरी मस्जिद जैसी संरचना बनाने के विवादास्पद प्रस्ताव के कारण उन्हें टीएमसी ने निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई, आम जनता उन्नयन पार्टी। अब आप ये बताइए, टीएमसी ने उन्हें निलंबित किया, टीएमसी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये वीडियो में बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी से हुमायूं कबीर जी का लेन देन है। आपने ये देखा कि ये डील जो हुई, ये डील टीएमसी को हराने के लिए हुई। और बाबरी मस्जिद किसके पैसे से बनी? देखिए, सनातन आप हैं, सच्चे सनातनी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सत्य सनातन धर्म की जय हम भी कहते हैं, पूरा भारत देश का हर नागरिक कहता है। लेकिन ये जो वोट के लिए सनातन को आड़े हाथों ले रहे हैं, आप देखिए कि बाबरी मस्जिद बनवाई किसके पैसे से बनी? हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनवाई टीएमसी से अलग होने के बाद। 1000 करोड़ रुपए देने का आरोप भारतीय जनता पार्टी को है, हुमायूं कबीर को। तो अब देखिए, वहाँ टीएमसी को जो नुकसान किया वो हुमायूं कबीर जी ने किया। इसके पैसे से बाबरी मस्जिद बनी, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल की एक और कहानी बताती हूँ। ये बिहार चुनाव में कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी मछली खा रही है। हर भारतीय जनता पार्टी के बड़े सांसद नेता ने वहां जाकर मछली खाई। वो इसलिए खाई प्रगति जी क्योंकि वहां पर यह अफवाह उड़ाई गई थी कि अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो मछली बैन करा दी जाएगी। वहां पर यह अफवाह उड़ाई गई थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो लोगों के आधार कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। वहां पर मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को यह कहकर वापस बुलाया गया कि अगर बीजेपी आएगी तो आपकी जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा। उसका काउंटर नैरेटिव वो सेट कर रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूं, केवल एक हुमायूं कबीर की वजह से या एक दो ऐसे लोगों की वजह से यह हार हुई है, आप इसको मानते हैं? या जो कि बीजेपी ने एक टैगिंग लगाई आपके ऊपर एंटी हिंदुत्व की, वो बड़ी भारी पड़ गई विपक्ष को? मैं सामूहिक विपक्ष की बात कर रहा हूं, कांग्रेस, इधर पर चाहे हम बात कर लें टीएमसी या बाकी लोग।
बिल्कुल नहीं, एंटी हिंदुत्व हम नहीं है। शायद हमने अपने हिंदुत्व का प्रचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जैसे सड़क सड़क पर लेकर की पूरे नशे में होकर और रामचंद्र जी के जुलूस में चल रहे हैं, तो इसे हिंदुत्व। अब जब ममता बनर्जी जय श्री राम को लेकर के आक्रोशित होती हैं और कहती हैं जय श्री राम नहीं चलेगा, हम जय सिया राम बोलेंगे, तो आपको लगता नहीं इससे गलत मैसेज जाता है? स्टालिन जब सनातन को कीड़े से तुलना कर देते हैं, विषाणुओं से तुलना उसकी करते हैं, तो ये उनके खिलाफ गया होगा। या असम में जब वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मदरसों में कुरान के साथ साथ इंजीनियर निकले वहां से, और इसलिए मैं मदरसे बंद कर रहा हूं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ये जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया, नैरेटिव वॉरफेयर में क्या कांग्रेस पीछे रह गई, विपक्ष पीछे रह गया? देखिए, नरेटिव जो सेट किया वही, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने किसी प्रकार के विकास की, कहीं किसी चीज की बात नहीं की। एक हिंदू मुस्लिम का एक वो लेकर ये आगे बढ़े। लेकिन मैं आपको इसलिए उदाहरण हुमायूं कबीर जी का दिया, अभिलाष जी, की इस देश में हिंदू मुस्लिम, देखिए सनातन धर्म हमेशा से ऊपर था। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तो भी लोग सनातन को पूछते थे, और आज भी लोग सनातन को पूछते हैं। आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो भी लोग सनातन को पूजेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन की वाहक अकेले भारतीय जनता पार्टी। ना वाहक नहीं, मेरा सवाल आप नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपके ऊपर ये टैगिंग लगा दी गई कि विपक्ष जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा से इतर चलता? चलिए ये बात मैं अनामिका जी से लेता हूं। अनामिका जी, इस मामले में आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, क्योंकि मैं सुन रहा था बीजेपी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि गंगोत्री से गंगा सागर तक हिंदुत्व की पताका फहरा रही है। और पश्चिम बंगाल में जो काम, हालांकि मानना पड़ेगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आपके संगठन के लोगों को बहुत बुरा वक्त देख करके भी आखिरकार वो दिन ले आए वो, और बहुत हिंसक हमने पिछले चुनाव में भी देखा जब कैलाश विजयवर्गीय टीम जो है वो वहां लगी हुई थी, बहुत हिंसक और बहुत जबरदस्त चुनाव वहां पर हुए, लेकिन फिर भी आखिरकार आपने अचीव कर लिया। हिंदुत्व क्या एक बड़ा मुद्दा रहा है इस जीत के पीछे, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर आसाम हो? और क्या स्टालिन की हार जो केरल में हो रही है उसके पीछे भी आप ये वजह मानते हैं? अभिलाष जी, मैं इस बात का जवाब इस बात से देना चाहूंगी कि क्या सिर्फ हिंदू सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? मुझे तो लगता है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम बहुल सीटें हैं और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मैं ये कहूंगी कि हिंदू हो या मुसलमान, हर भारतीय ने, हर बांग्ला ने जो है भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उसने टीएमसी को नकारा है। हाँ, जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने जरूर उनको कहीं ना कहीं इतने दिनों से उनको वो चुनते आए हैं क्योंकि उसमें उनका पर्सनल हिट था। लेकिन जो इस समय मैं चाहे हिंदू कहूं चाहे मुसलमान कहूं, सभी ने अपने विकास को, अपने जो है प्रोग्रेस को चूज किया है। दूसरी चीज जो बार बार प्रगति जी कह रही है कि हिंदुत्व का ठेका, हमने हिंदुत्व का प्रचार नहीं किया, तो जो राहुल गांधी जी अपना जनेऊ दिखाते घूमते हैं वो किस चीज का प्रचार करना चाह रहे थे? मैं शिव जी का भक्त हूं, मैं जनेऊ पहनता हूं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने फायदे के लिए कभी वो हिंदू बन जा रहे हैं, कभी वो मुसलमानों को तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता को धर्म से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के उसने भारतीय समझ के देखा है, लेकिन हमेशा कांग्रेस ने उस चीज को धर्म से जोड़ने की कोशिश की है। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा जमीनी मुद्दों पे काम नहीं हुआ है, तो जैसा कि आपने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वहां के लोगों ने जितनी हिंसा देखी होगी, उसका मतलब मैं उस दुख को समझ सकती हूँ। जिस तरह से आज कैलाश विजयवर्गीय जी के आंख में आंसू थे जब ये रिजल्ट आने शुरू हुए। तो इस बार का जो चुनाव है वो इतनी शांतिपूर्वक हुआ, ये भी शायद विपक्ष से कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इनके ही एक कैंडिडेट के, एमएलए जो कैंडिडेट थे, इनके घर से कितने सारे सुतली बम और बाकी सारी चीजें बरामद हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या रहा होगा। और इसीलिए शायद ममता बनर्जी जी को इतनी आपत्ति थी जब केंद्रीय एजेंसियों को वहां पे डिप्लॉय किया गया था कि इस बार हिंसा और जो खूनी होली होती आई है बंगाल में वो इस बार नहीं होगी। और इसी सुरक्षा के कारण से आज बंगाल का वोटिंग परसेंट इतना हाई है कि 10 से 11% से ज्यादा लोगों ने घर से निकल के पिछले इलेक्शन के कंपेयर में वोटिंग की है और निष्पक्ष वोटिंग हुई है। उसके बाद भी बीच इलेक्शन के बीच जो मतगणना हो रही है उसके बीच में ममता बनर्जी जी ने वापस आके अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा कि आप लोग बूथों पे डटे रहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहा कि आप किसी भी तरह के विवाद से बचिए, आप अनुशासन में रहिए और किसी भी नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बचिए और नेताओं के अगेंस्ट नारेबाजी मत कीजिए विपक्ष के। तो ये अनुशासन भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी इसी अनुशासन के कारण आज जिस स्थिति में है उसी स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ अपना कार्य करता है और उसका जो एकमात्र कार्य है कि जनता तक सही बात को पहुंचाना, वो उसी कार्य में लगा हुआ है।
और रही बात मुद्दों की, तो मुझे लगता है बंगाल में जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा था वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा है उसकी माताजी को टिकट देके भी अपना एक संदेश बहुत क्लियर किया है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आई है और उनके अगेंस्ट होने वाले किसी भी अन्याय को वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आज महिलाओं ने सशक्त होकर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में वोट दिया है और इतनी बड़ी विजय दिलाई है। ठीक है, वापस आता हूं प्रगति जी। मैं आपसे देखिए यहां पर एक सीधा सवाल ये करना चाहता हूं कि महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका में होती हैं, ये बात सही कह रही हैं अनामिका जी। तो क्या दीदी से उनकी बहनों का जो मोह था वो भंग हो गया वहां पर? असम में भी हमने देखा कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किया है, ये माना जा रहा है, क्योंकि एक मामा वाली छवि हिमंता विश्वा शर्मा ने बना रखी थी। तो क्या महिलाओं का वोट बैंक निर्णायक रहा है यहाँ? हाँ बिल्कुल, देखिए कि आज आप जो कह रहे हैं कि आधी आबादी जो है वो बिल्कुल निर्णायक भूमिका कहीं पे भी सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो बात नहीं है। पर भाजपा की जो आज राजनीति चल रही है साम दाम दंड भेद की, उसमें आप देखेंगे कि जो भाजपा चुनाव दर चुनाव जो स्क्रिप्ट है वो कैसे नरेटिव क्षेत्र के हिसाब से सेट करती जा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो झूठे नरेटिव सेट कर पा रहे हैं हर क्षेत्र में जाके, हर जगह जाकर, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हो रही है। जनता को विकास के मुद्दे से दूर रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम पर लड़ा रहे हैं। मैं सुन रही थी कि राहुल गांधी जी जनेऊ पहन रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी ने तो जनेऊ पहना, महामाधव ने तो जाके राम मंदिर का शिलान्यास किया। जो किसी प्रधानमंत्री पद पर रहकर आप किसी धर्म का जो कोई भी मंदिर मस्जिद या कुछ भी बनता है तो आप उसका शिलान्यास नहीं कर सकते, लेकिन महामानव ने शिलान्यास किया। तो राहुल गांधी ने जनेऊ पहन लिया तो उसका गुणगान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल पर कर रहे हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और हर कोई इस देश में रह रहा है। जहां तक सनातन की बात है तो सनातन धर्म हमेशा से ऊपर रहा है, ऊपर था और ऊपर रहेगा। लेकिन आज का जो चुनाव का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को आप लें या आप देखेंगे कि असम ने परिसीमन किया तो परिसीमन आयोग ने परिसीमन नहीं किया, अभिलाष जी, चुनाव आयोग ने परिसीमन किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने वहां के वोटर्स के वोट काटे हैं, उन वोटर्स के वोट काटे जो कांग्रेस के वोटर्स थे, उस क्षेत्र के वोटर्स के वोट काटे हैं। और इसका पूरा सबूत राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो उसमें उन्होंने प्रूव किया था। आप देखिए, महाराष्ट्र कर्नाटक में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता थे, उन्हें जोड़ा गया था। कर्नाटक की अलंग विधानसभा में 6018 वोटर के नाम काटे गए थे। 12 मिनट में एक मोबाइल से 14 वोटर्स के नाम कैसे काटे गए थे। तो समस्त आपने देखा होगा कि सारी चीजों को सबूत के साथ जो राहुल गांधी जी ने उन्होंने पेश किया। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये आज बंगाल का चुनाव ये दिखाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों से उनका संवैधानिक अधिकार। और केरल का चुनाव क्या दिखाता है मैम? केरल में तो एसआईआर हुआ ही नहीं, केरल में तो परिसीमन हुआ ही नहीं, केरल में तो पुडुचेरी में भी नहीं हुआ, ये दक्षिण के राज्यों की तरफ बढ़े ही नहीं। और पुडुचेरी में भी नहीं हुआ मैम, की तरफ बढ़े ही नहीं, पुडुचेरी में नहीं हुआ, दक्षिण के राज्यों की तरफ ये बढ़े ही नहीं। देखिए एसआईआर की, देखिए एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप, और यदि आप क्लियर बात करें तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसकी न्यूज भी हमें तो आपसे ही, आप लोगों के माध्यम से ही नहीं, खामियां बिल्कुल उसमें निकली हैं। ये तो चुनाव आयोग ने भी स्वीकार किया है कि उसमें खामियां निकल रही हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग की जो खामियां निकली हैं वो इतना बड़ा पूरा मैंडेट चेंज कर पाने की स्थिति में है। आप देखिए, एक साथ जम्मू कश्मीर और असम में परिसीमन होता है, एक जगह परिसीमन आयोग परिसीमन का काम करता है, एक जगह चुनाव आयोग परिसीमन का काम करता है। तो ये सारी चीजें जो है अभिलाष जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे तो मैडम फिर पश्चिम बंगाल में उस आरोप का भी आपको जवाब देना चाहिए कि ये 10-12% का जो वोट कटा है ये वही वोट था जो फर्जी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने अपना बना करके, या पश्चिम बंगाल में आप अपना बना करके इसको यूज करना चाह रहे थे। तो इन्होंने 92 लाख लोगों के नाम काटे, उसमें से 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। वे अपना प्रूफ दिए कि हम जीवित हैं, हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ। ठीक है, भारत का लोकतंत्र, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि प्राइमा बेसिस पे आप ये माना जाए यदि कोई वोट दे रहा था मतलब वो भारत का नागरिक है। किस बेस पर उनके वोट काटे गए? ठीक है, तो क्या कांग्रेस, चलिए अब आपसे मैं बहुत बड़ा गंभीर सवाल लेता हूं, आप लोग, क्या कांग्रेस इन नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है ये तमाम तथ्य लेकर जो जनता के बीच में आप रख रहे हैं? जी
गेस्ट को सामने लाइए भाई। मैं ये जानना चाह रहा हूं मैम कि क्या कांग्रेस जो इतना गड़बड़ियों के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर करेंगे कि देखिए साहब इतनी गड़बड़ी हो गई, पूरा रिजल्ट जो है वो खराब कर दिया गया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, ममता बनर्जी जी के आप देखिए कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि चुनाव आयोग कैसे केंद्रीय एजेंसियां हैं वो एक राज्य में जाकर असम में कांग्रेस जा रही है क्या? असम के मामले को लेकर जो आप कह रहे हैं एसआईआर से नाम काट दिए, ये हो गया, ये सारे तथ्य लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस रिजल्ट के खिलाफ? लगातार मुद्दे उठा रहे हैं राहुल जी, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। नहीं, अब तो नतीजे आ गए ना, नतीजों को लेकर के आप कोर्ट में जाएंगे या केवल जनता के सामने जाएंगे? क्योंकि वो ये कहते हैं कि आपके पास तथ्य नहीं है, आप कोर्ट में नहीं जाते। मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। मुद्दे तो मैडम, मुद्दे तो बीजेपी भी उठाती है। कोर्ट में जैसे ममता बनर्जी के पास था तथ्य, ममता बनर्जी खुद कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ी, कांग्रेस क्यों नहीं जाती? सुप्रीम कोर्ट में दायर करी कांग्रेस ने कई चीजें हैं, आप देखिए ईडी से रिलेटेड हो या कुछ हो, सुप्रीम भाई अभी बात हो रही है एसआईआर में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने की, उस मुद्दे को लेकर के अब जब रिजल्ट आपके खिलाफ आ गया, अब तो सब कुछ दांव पर लगा था, हार गए आप लोग, और आप कह रहे हैं कि ये फेक पब्लिक नहीं, फिर आप वही नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि एक जगह प्लस में भी पश्चिम बंगाल प्लस में भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो हमको भी तो केरल प्लस में मिला राज्य। हमारे पास तो इनमें से 5 इनके पास तो पहले से राज्य था, चाहे आप पुडुचेरी देख लीजिए, इनके पास था, असम इनके पास था, वहां दोहराया गया, इनको एक एक्स्ट्रा पश्चिम बंगाल मिला, हमको भी तो राज्य मिला। बिल्कुल मिला, वो तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पश्चिम बंगाल और इसकी बता नहीं रहे हैं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ गड़बड़ कर पा रही है बीजेपी, आपको लगता है कि केरल में नहीं कर पाएंगे? मोदी जी केरल में गड़बड़ नहीं करेंगे, वो पश्चिम बंगाल और असम में ही करेंगे जो ऑलरेडी उनके पास, जो असम उनके पास था। पश्चिम बंगाल असम, चलिए ठीक है, केरल भी देश का हिस्सा है, यदि आप बात कर रहे हैं तो केरल पर भी बात न। केरल पे तो मैंने आपसे 2 बार सवाल पूछा, आपने जवाब ही नहीं दिया। जब आपसे पूछा मैंने कि केरल के जवाब पर की जीत पर क्या कहेंगी, तब आप फिर निकल गई बात करके फटाक से। चलिए मैं आ जाता हूँ अनामिका सिंह जी के पास। अनामिका जी, मैं आपके पास आता हूँ। अनामिका जी देखिए, कुछ जीत ऐसी होती है जिनके ऊपर अगर लांछन लग जाते हैं तो जीत का मजा किरकिरा हो जाता है। ये एसआईआर को लेकर के कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि आप लोगों ने खेला किया है, और ये खेला है, ये पब्लिक का मैंडेट नहीं है, ये एसआईआर प्लस चुनाव आयोग प्लस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की मिलीजुली साजिशों का नतीजा है। क्या कहेंगे आप? अनामिका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? अभिलाष जी, हाँ, लगता है अनामिका जी का फोन कट गया है। मैं दोबारा प्रगति जी के पास आता हूं, दोबारा फिर उसके बाद अनामिका जी के पास आता हूं। ठीक है प्रगति जी, अब मेरा सवाल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 5 राज्यों के चुनाव जो हैं, आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि अब हर साल चुनाव हैं, ये बीजेपी का मैंडेट तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन समस्या विपक्ष के सामने ये कि अभी राज्यसभा में आप उनके बिल को, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो या दूसरे बिल हो, या चाहे वो परिसीमन का बिल हो, इन्हें आप लोग रोक पाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार मैंडेट आया है, ये तेजी से राज्यसभा में यानी अपर हाउस में भी बड़े बहुमत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और यह बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसी भी देश में अगर विपक्ष की पावर कम होती है तो दिक्कत होती है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है भविष्य में बहुमत जो है राज्यसभा में भी क्या बीजेपी के पास जा सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे यदि तो 2011 में इनके पास 0 सीट थी बंगाल में, आप देखेंगे उसके बाद 2011 के बाद जो चुनाव हुए उसमें 3-4 सीट थी, फिर 2021 में इनके पास 77 सीट थी। तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक पार्टी का सितारा बुलंद होता है या कोई एक पार्टी बहुत है, ऐसा नहीं होता। देखिए, चुनाव के परिणाम है वो बदलते रहते हैं, जो नेता है वो आते जाते रहते हैं, पार्टियों का जो शासन है वो आता जाता रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि महिला आरक्षण का बिल लोकसभा में नहीं गिरा है, लोकसभा में परिसीमन का बिल गिरा है। मैं वही आपको कहना चाह रही हूँ कि लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल नहीं गिरा था, परिसीमन का बिल गिरा था। दूसरी बात कि यदि आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए, हमारे सांसद केरल की तरफ से बढ़ेंगे जो कांग्रेस पार्टी के, और आगामी जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, हम कहाँ पीछे चूक रह गई है, किन बातों में कांग्रेस पार्टी पीछे रह गई है, तो एक मजबूत राजनीतिक दल होने के नाते उन पर विचार किया जाएगा और आगे के चुनावों की रणनीति बनाई जाएगी। जी अभिलाष जी। चलिए ठीक है, तो प्रगति जी और अनामिका जी हमारे साथ जुड़े, इस पूरे चुनाव के परिणामों पर उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन यह जरूर है कि यह जीत जो है वो सिर्फ इन 5 राज्यों की जीत नहीं है और हार नहीं है, ये आने वाली सियासत की दिशा और दशा दोनों तय करने जा रहे हैं। इन नतीजों के मायने क्या होंगे और इनके सियासी
इंपैक्ट या असर इसका क्या होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा। आज रात को 8 से लेकर 9 बजे तक भी हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे। न्यूज 24 पर पांचों राज्यों के इलेक्शंस को लेकर के तमाम अपडेट पल पल के लिए जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत।